हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के पास अब 37 सुपर कंप्यूटिंग रहेगा। तो क्या है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो एनएसएम कहते हैं, वो क्या है उसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो पहले हम इसकी परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो भारत ने हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत 37 सुपर कंप्यूटर तैनात कर लिए हैं, जिनकी कुल संगणकीय क्षमता लगभग 40 पेटाफ्लॉप्स बताई जा रही है। तो यह देश के वैज्ञानिक के लिए, अकादमी के लिए और औद्योगिक अनुसंधान के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग में आत्मनिर्भर की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। तो पहले हम नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या है और क्यों जरूरी है उसके बारे में भी जानेंगे। तो पहले तो हम इस मिशन का उद्देश्य क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 में शुरू हुआ था। तो इसका मुख्य उद्देश्य देश में सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना है और अकादमिक संस्थानों और रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबों में शक्तिशाली गणनात्मक संसाधन उपलब्ध कराना है और मानव संसाधन तैयार भी करना है। और भारत में एचपीसी के लिए इंडिजिनाइजेशन या स्थानांतरीकरण को बढ़ावा भी देना है। तो इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ये साझेदारी में लागू किया जा रहा है। तो इसे CDAC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग और IICS जैसे संस्थानों के माध्यम से ही क्रियान्वित किया जा रहा है। तो आवश्यकता क्यों है? तो सुपर कंप्यूटिंग जरूरी क्यों है? तो सुपर कंप्यूटर्स जटिल सिमुलेशन, मौसम पूर्वानुमान, पदार्थ विज्ञान, दवा की खोज करना, जैविक जटिलताओं का मॉडलिंग बनना, AI मशीन लर्निंग के बड़े मॉडल होना और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी गणनाओं के लिए आवश्यक भी है। तो इस मशीनों से वैज्ञानिक और इंजीनियर बड़े डेटा और जटिल गणितिक मॉडल को भी तेजी से चला सकते हैं, जो सामान्य सर्वर पर संभव नहीं होता है। तो इसीलिए किसी भी देश के वैज्ञानिक सामर्थ्य और आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मक के लिए ही HPC इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सुपर कंप्यूटर्स क्या बताती है, यह संख्या के बारे में जान लेते हैं। तो आधिकारिक सूचनाएं और संख्याएं देता है। तो सरकार या PIB की प्रेस रिलीज के अनुसार NSM के तहत कुल 37 सुपर कंप्यूटर तैनात किए गए हैं, जिनकी सम्मिलित क्षमता लगभग 40 पेटाफ्लॉप्स है। जो प्रेस रिलीज यह भी बताती है कि पिछले 5 वर्षों में 34 मशीनें तैनात की गई है और कुछ अतिरिक्त सिस्टम की तैनाती भी प्रगति पर है। तो अर्थ और प्रभाव क्या हो सकता है? तो क्षमता का अर्थ ये होगा कि 40 पेटाफ्लॉप्स का अर्थ यह है कि ये मशीन प्रति सेकंड 200 क्वाड्रिलिटन यानी क्वाड्रिलियन के गुणक होता है। तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन कर सकती है। यह बड़ी स्तरीय सिमुलेशन और AI वर्कलोड्स के लिए भी पर्याप्त है। वितरण के बारे में जान लेते हैं। तो ये मशीनें देश भर के विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और सरकारी प्रयोगशालाओं में वितरित की गई है, जिससे क्षेत्रीय शोध संसाधनों को स्थानीय सुपर कंप्यूटिंग एक्सेस मिल सकेगा और क्लाउड विदेशी संसाधनों पर निर्भरता भी घटेगी। उसके बाद तकनीकी पहलू के बारे में जान लेते हैं। तो परम रुद्र और घरेलू हार्डवेयर के बारे में। तो NSM के तहत भारत निर्मित परम ये परिवार के सिस्टम विकसित या इंस्टॉल किए जा रहे हैं। हाल के मीडिया रिपोर्ट और मंत्रालय के बयानों के अनुसार अगले चरणों में रुद्र नामक घरेलू सर्वर आर्किटेक्चर से और मशीनों लगाई जा रही है और 10 और सिस्टम मार्च 2026 तक लगाने की योजना भी है, जिन्हें जोड़ने पर कुल क्षमता 95 पेटाफ्लॉप्स तक पहुंचने का लक्ष्य भी बताया गया है। तो यह कदम हार्डवेयर इंजीनियरिंग व इंजीनियराइजेशन और आपूर्ति श्रृंखला आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम बताया जा रहा है। तो उसके बाद इंडिजिनेशन का स्तर और चुनौतियों के बारे में जान लेते हैं। तो फेज वाइज रणनीति होगा। तो NSM की रणनीति अक्सर 3 चरणों में बताई जाती है। पहले तो क्षमता मशीनें होंगी, कैपेसिटी मशीन लाएंगे, और 2 में क्षमता प्लस कौशल के संयोजक भी होगा।
और 3 की बात करें तो पूरी तरह इंडिजीनियस एक्सेसिलेशन एंड टू एंड सिस्टम होगा। तो शुरुआत में कुछ विदेशी कंपोनेंट्स के साथ असेंबल हो सकता है। अब उद्देश्य भारतीय प्रोसेसर, नोड्स और बैकप्लेन का विकास भी करना होगा। चुनौतियाँ क्या क्या आ सकता है? तो प्रोसेसर डिजाइन करना, हाई क्वालिटी इंटरकनेक्ट करना, क्योंकि इनफिनिक्स बैंड जैसी, तो ओनो चिप मैन्युफैक्चरिंग करना और बड़े स्केल ब्लेड कूलिंग पावर प्रबंधन प्रमुख ये सब चुनौती हो सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर और फाउंड्री क्षमता का विकास भी आवश्यक है। और इंग्लैंड, अमेरिका, चीन के प्रशांत पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता भी घटाने में समय लगेगा। उसके बाद एनएसएम का ढांचा क्या होगा, कैसे काम करता है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहले तो संस्थागत भागीदारी होता है, स्टेक होल्डर। तो डीएसटी, जिसको हम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं, और मैटी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, तो प्रमुख नोडल संस्थाएं हैं जो CDAC को यानी सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग को और IISc बेंगलुरु जैसे संस्थान मिशन के तकनीक पर कार्यान्वयन हिस्सों को संभालते हैं। तो राष्ट्रीय नेटवर्किंग जैसे नेशनल नॉलेज नेटवर्क के जरिए ये सुपर कंप्यूटिंग नोड्स देशव्यापी शोधकर्ताओं के लिए ही उपलब्ध कराया जाता है। उसके बाद 4 वर्टिकल होता है इसमें। तो एनएसएम 4 वर्टिकल में व्यवस्थित है, जैसे फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में, फैसिलिटेटेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है। उसके बाद एप्लीकेशन, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, और 4 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। तो मिशन का उद्देश्य केवल मशीनों लगाना तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि वैज्ञानिक समुदाय में HPC सक्षम अनुप्रवेश और कौशल भी विकसित होना चाहिए। उसके बाद एक्सेस मॉडल के बारे में जान लेते हैं, किसे और कैसे मिलता है। तो संस्थान जो एनएसएम तैनात है वह एकेडमिक अनुसंधान उपयोग के लिए सुपर कंप्यूटिंग संसाधन साझा करते हैं। उपयोगकर्ता जैसे शोधकर्ता, PhD छात्र और अभियांत्रिक समूह ये सब होते हैं, ये सब आवेदन कर सकते हैं। तो कुछ संस्थानों में क्लस्टर क्यों सिस्टम एडमिन को स्थानीय उपयोग के लिए आरक्षित रखा जाता है, जबकि राष्ट्रीय उपयोग के लिए NKN पर रिमोट एक्सेस भी मिलता है। तो इससे देश भर में मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च को समर्थन भी मिलता है। उसके बाद एनएसएम का आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभाव के बारे में जान लेते हैं। तो आर्थिक प्रभाव क्या होता है? तो रिसर्च आउटपुट में वृद्धि होता है। तो अधिक गणनात्मक शक्ति से दवा खोज, मौसम मॉडलिंग, सामग्री विज्ञान व ऊर्जा क्षेत्र में तेज अनुसंधान संभव हो सकता है, जिससे उद्योगों को वैल्यू एड समाधान मिल सकेगा। उसके बाद स्टार्टअप और इंडस्ट्रीज। तो स्थानीय HPC सेवाएं इंडस्ट्री को बड़े डेटा AI सिमुलेशन सेवाएं उपलब्ध कराएंगी। यह क्लाउड निर्भरता घटाने और लागत नियंत्रण में सहायक भी होगा। उसके बाद स्थानीय विनिर्माण। तो यदि रुद्र जैसे घरेलू सर्वर सफल होते हैं तो स्थानीय हार्डवेयर और सिस्टम इंटीग्रेशन उद्योगों को बूस्ट भी मिल सकेगा। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा व रणनीतिक पहलू के बारे में। तो सुपर कंप्यूटिंग क्या होता है? इसके क्षमताएं राष्ट्रीय रक्षा अनुसंधान, सिमुलेटिव परीक्षण, क्रिप्टोग्राफी और साइबर सुरक्षा में अहम आती है। तो स्थानीय निर्मित प्रणाली राजनीतिक एवं आपूर्ति सुरक्षा जोखिम भी घटाती है, खासकर उन परिदृश्यों में जहां विदेशी प्रतिबंध यानी एक्सपोर्ट कंट्रोल लग भी सकता है। तो इसीलिए आत्मनिर्भर HPC रणनीति का रणनीतिक महत्व भी उच्च है। उसके बाद एनएसएम की प्रगति, क्या हासिल हुआ और क्या बाकी है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो अब तक की उपलब्धियां क्या हुई? तो 37 मशीनों तैनात और कुल 40 पेटाफ्लॉप क्षमता आधिकारिक बयानों में दर्ज किया गया है। हाल के वर्षों में खासकर 2019 से 2025 के बीच एनएसएम ने कई पिटास्कोल यानी टेरेक्लोप क्लास मशीनें भी स्थापित की है। तो मानव संसाधन क्या लगता है? तो लाखों हजारों लोग लगते हैं। शोधकर्ताओं और छात्रों को HPC प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे रिसर्च समुदाय में स्किल बेस बढ़ा रहा है। तो सरकारी PI भी एनएसएम रिपोर्ट्स इस पर प्रकाश डालती है। तो ये सब लोग जानते हैं। तो उसके बाद बचे हुए लक्ष्य और अलग चरण क्या हो सकता है, यानी असाइनमेंट 2.0 में क्या होता है?
तो NSM 2.0 और प्री एक्सेल लक्ष्यों के बारे में जान लेते हैं। तो CDAC और संबंधित संस्थान अब 2027-28 तक प्री एक्सेल सिस्टम बनाने और 2030 के आसपास पूर्ण एक्सेल क्षमताओं की दिशा में काम कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि पेटा प्लस स्तर से आगे जाकर एक्सास प्लस श्रेणी तक पहुंचने का लक्ष्य भी रखा जा रहा है। आज इन डिजिटाइजेशन का पूरा करना के बारे में जान लेते हैं। तो 2030 तक पूर्ण स्थानीय मशीनों और सेमीकंडक्टर प्रेशर लॉजिक में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया है, पर यह तकनीकी व आर्थिक चुनौतियों के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो किस तरह के अनुप्रयोग के बारे में जान लेते हैं। NSM में लाभान्वित कैसे होंगे। तो नीचे कुछ हम दिए गए हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहले तो मौसम विज्ञान और जलवायु मॉडलिंग के बारे में फायदा होगा। तो तेज उच्च रिजोल्यूशन क्लाइमेट मॉडलिंग, तूफान पूर्वानुमान और लंबी अवधि के जलवायु आकलन में सुधार हो सकेगा। दवा और बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में भी है। तो शीघ्रता से दवा अणु स्क्रीनिंग, प्रोटीन फोल्डिंग सिमुलेशन और जीनोमिक एनालिसिस के बारे में ये सब हो सकेगा। उसके बारे में मटेरियल साइंस एवं न्यू मटेरियल्स के बारे में, तो ये इसमें नए पदार्थ हो सकेंगे। ओलेयस और ओस्मा यांत्रिक गुणों का सिमुलेशन भी हो सकेगा। उसके बाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI की बात करें तो और बड़े मॉडल की बात करें तो बड़े स्केल में AI ट्रेनिंग व इंफ्रास्ट्रक्चर विशेषकर भाषा में दृष्टि और वैज्ञानिक मॉडलिंग में होगा। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा व रक्षा अनुसंधान के बारे में भी, तो इसमें क्या होगा, सिमुलेटिव परीक्षण होगा, रडार सिग्नल प्रोसेसिंग होगा और क्रिप्टो रिसर्च भी हो सकेगा। उसके बाद गवर्नेंस और सिविल इंजीनियरिंग के बारे में तो देखें तो बाढ़ और भूकंप सिमुलेशन हो सकेगा, बड़ा डेटा एनालिटिक्स भी हो सकेगा और लोक नीति और आधारित सिमुलेशन भी हो सकेगा। उसके बारे में NSM के सामाजिक शैक्षणिक प्रभाव के बारे में जान लेते हैं। तो प्रशिक्षण और स्किल बिल्डिंग भी हो सकेगा। तो NSM के तहत HPC उपयोग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जैसे पैरेलल प्रोग्रामिंग जिसका हम MPI या ओपन MP कहते हैं, GPU प्रोग्रामिंग भी सिखाया जाएगा और डोमेन स्पेसिफिक एप्लीकेशन के बारे में भी सिखाया जाएगा, जो ऑप्टिमाइजेशन भी होगा। तो इससे PhD छात्र, प्रोफेसर और इंडस्ट्री इंजीनियरिंग HPC इसे समझ सकेंगे और प्रयोग में कुशल भी बना रहेगा। उसके बाद अकादमिक नेटवर्क और सहयोग के बारे में जान लेते हैं। तो देश भर में कॉलेज विश्वविद्यालय NSM किए गए नोट्स के जरिए अनुसंधान कर रहे हैं, जिससे कोलेबोरेशन, प्रोजेक्ट पेंट सीखने और शोध प्रकाशन में वृद्धि हुई है। तो इसके ध्यानानुसार भविष्य में भारत में HPC डोमेन के विशेषज्ञों की संख्या बढ़ने की संभावना भी है। उसके बाद चुनौतियां और जोखिम क्या हो सकते हैं, चैलेंजेस एंड रिस्क। तो पहले तो सेमीकंडक्टर पर निर्भरता रहना पड़ेगा, जैसे उच्च प्रदर्शन प्रोसेसर और फाउंड्री क्षमता पर वैश्विक निर्भरता बनी हुई है। पूर्ण स्थानीय निर्माण हेतु भारी निवेश और समय चाहिए। उसके बाद ऊर्जा और कूलिंग भी होना चाहिए। तो बड़े स्तर के सुपर कंप्यूटर बहुत अधिक ऊर्जा और ठंडा करने की व्यवस्था मांगते हैं, तो गांव और दूरस्थ संस्थान के लिए यह बाधा हो सकता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर परिस्थिति के बारे में जान लेते हैं, इकोसिस्टम के बारे में। तो हार्डवेयर के साथ साथ वैज्ञानिक एप्लीकेशन, ऑप्टिमाइजेशन और टूल के साथ साथ लाइब्रेरी होमग्रेन करने की जरूरत भी होंगी। उसके बाद डेटा सिक्योरिटी और गोपनीयता भी होना चाहिए। तो संवेदनशील राष्ट्रीय डिफेंस रिसर्च के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल और डेटा सेंटर कमांड बहुत जरूरी होगा। उसके बाद रख रखाव और निरंतरता भी होना चाहिए। तो सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर के लिए कुशल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस टीम की निरंतर उपलब्धता आवश्यक होगा। उसके बाद वैश्विक संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है। तो पहले तो टॉप 500 और बेसिक रैंकिंग के बारे में जान लेते हैं। तो विश्व स्तर पर टॉप 500 सूची में बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स को रैंक दिया जाता है। तो भारत के कुछ सिस्टम जैसे टॉप 500 में है, पर वैश्विक रूप से अभी भी कई शक्तिशाली मशीनें अमेरिका, चीन, यूरोप में हैं,
तो भारत का लक्ष्य है कि NSM 2.0 के माध्यम से उच्च रैंकिंग और एक्सास्केल की दिशा में उन्नति हो सकेगा। उसके बाद सहयोग और प्रतिस्पर्धा के बारे में भी। तो दुनिया भर के HPC इकोसिस्टम से सहयोग होगा, जैसे सॉफ्टवेयर और मानक में, और प्रतिस्पर्धा भी दोनों हो सकता है। तो भारत अगर सफलतापूर्वक इंडिजेशन टेक तैयार कर लेता है तो वह वैश्विक टेक सप्लाई चेन में महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकता है। उसके बाद नीतिगत सिफारिश क्या हो सकता है? पॉलिसी रिकमेंडेशन। तो लॉन्ग टर्म फंडिंग और पॉलिसी स्टेबिलिटी होना चाहिए। तो NSM के निरंतर विकास के लिए लगातार और दीर्घकालिक बजट सुनिश्चित होना चाहिए। उसके बाद सेमीकंडक्टर फाउंड्री न्यूज भी होना चाहिए। तो स्थानीय प्रोसेसर और चिप फैक्ट्री के निर्माण हेतु सार्वजनिक निजी सहयोग को प्रोत्साहित भी देना चाहिए। उसके बाद ऊर्जा नेटिव संसाधनों पर निवेश होना चाहिए। तो ग्रीन कूलिंग, नवीकरण ऊर्जा समेकन और ऊर्जा प्रभावशाली के लिए भी स्कीमें बनाए जाने चाहिए। उसके बाद ओपन सॉफ्टवेयर और कम्युनिटी बिल्डिंग भी होना चाहिए। तो ओपन सोर्स HPC टूलिंग और लाइब्रेरी का विकास बढ़ाया जाए ताकि एप्लीकेशन बेस मजबूत हो सके। उसके बाद इंटर डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग और स्कॉलरशिप के बारे में। तो ग्रामीण और छोटे कॉलेज तक प्रशिक्षण एवं एक्सेस पहुंचाने के लिए अनुदान और ऑनलाइन कोर्सेज भी जोर देना चाहिए। उसके बाद निष्कर्ष। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत 37 सुपर कंप्यूटर्स की तैनाती है और 40 पेटा प्लस क्षमता हासिल करना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक उपलब्धि होगा। यह कदम न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान की गति बढ़ाता है, बल्कि इंडस्ट्री, रक्षा और शिक्षा पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। तो अगले वर्षों में रुद्र प्रकार के घरेलू सिस्टम में और NSM 2.0 के तहत प्री एक्सासाइकल व एक्सासाइकल लक्ष्य भारत को HPC के वैश्विक मानचित्र पर और अधिक सशक्त बना सकता है, बशर्ते सेमीकंडक्टर, ऊर्जा और सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम से संबंधित चुनौतियों का सफल समाधान भी होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।